Hello friends and students, in our today's video session we are going to start the part 4 of Civil Procedure Code 1908 और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अपील्स के ऊपर, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। सेक्शन नंबर 96 से लेकर के 99A के अंदर गिवन है हमारा अपील्स के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा पहले अपील्स के बारे में देख लेते हैं कि अपील्स होता क्या है। अपील, सबसे पहली बात तो यह है कि अपील जो है वो हमारा ना तो कोई फंडामेंटल राइट होता है और ना ही कोई हमारा इनहेरेंट राइट होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं गिवन कि आप अपील कर सकते हैं, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट तो है नहीं। तो अपील हमें मिलती कहां से है? अपील मिलती है हमें स्टैट्यूट से। तो अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट बिकॉज इट इज गिवन इन द स्टैट्यूट। और स्टैट्यूट क्या होता है? हमारे लॉ और रूल्स को हम स्टैट्यूट कहते हैं। तो अपील जो है वो हमारा स्टैट्यूटरी राइट है, ना कि फंडामेंटल या फिर इनहेरेंट राइट। तो इस चीज के ऊपर आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कभी, अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, कि अपील जो है वो फंडामेंटल राइट होता है या फिर स्टैट्यूटरी राइट होता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं इसको सेक्शन वाइज। सेक्शन नंबर 96 हमारा कहता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। जो डिक्री हमारी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर पास हुई होती है उसको हम ओरिजिनल डिक्री कहते हैं। तो अगर कोई भी डिक्री हमारी ऐसी है जो किसी ऐसे कोर्ट ने पास की है जिसके पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था, उस डिक्री को पास करने के लिए, तो उस डिक्री को हम कहेंगे ओरिजिनल डिक्री। और हर ओरिजिनल डिक्री के ऊपर अपील लाई करती है। An appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction। अगर कोई भी कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को और पास करता है कोई डिक्री, तो उसके ऊपर अपील लाई करती है। टू द कोर्ट ऑथोराइज टू हियर अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। तो जो कोर्ट होगा, जो अपीलेट कोर्ट होगा, वो हमारा अपील को सुनेगा और उसके ऊपर डिसीजन भी दे सकता है। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाला जो कोर्ट है, अगर उसने डिक्री को पास की है तो उस डिक्री को लेकर के आप एपिलेट कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अब एपिलेट कोर्ट क्या होता है? देखिए, जब भी कोई एक केस होता है तो हमारा जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि अगर सिविल केस आपके पास में कोई है, आप कोई सूट तैयार कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट होगा वो उस कोर्ट के अंदर होगा जो सबसे, जिसके पास में उसका जुरिस्डिक्शन है, और वो कोर्ट सबसे नीचे की लेवल का है। समझ रहे? तो जो भी सबसे लोवेस्ट कोर्ट होगा, सबसे पहले आप उस केस को लेकर के उस कोर्ट के अंदर जाएंगे। अब उस कोर्ट के अंदर आप जाएंगे, लेकिन उस कोर्ट के पास में पिक्यूनरी और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। सारे जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट के पास में होने चाहिए उस केस को सुनने के लिए। तो जब आप उस कोर्ट के पास में जाएंगे जो कि फर्स्ट इंस्टेंस का होगा, जो कि सबसे लोवेस्ट कोर्ट होगा, उसके अंदर जो डिक्री पास होगी उसको हम कहेंगे कि भाई ये हमारी ओरिजिनल डिक्री है। अब उस ओरिजिनल डिक्री को लेकर के जो उस कोर्ट से ऊपर कोर्ट होगा, उस कोर्ट के अंदर आप उस डिक्री की अपील लगा सकते हैं। तो मोस्टली ये देखा जाता है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनको हम ट्रायल कोर्ट कहते हैं। उन ट्रायल कोर्ट के अंदर पूरा सूट चलता है और सूट का जब रिजल्ट आता है, जब डिसीजन आता है, तो उसको हम डिक्री कहते हैं। अब जब डिक्री हमारे पास में आ जाती है, अब उसके अंदर हमें लगता है कि डिफेंडेंट को ऐसा लगता है कि भाई जो चीज मैंने, इन लोगों ने मेरे पे इल्जाम लगाए हैं वो पूरे ठीक तरीके से तय नहीं करे गए हैं और उसके अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। तो उस चीज को अगर वो चाहे तो चैलेंज कर सकता है। उसको चैलेंज करने के लिए उसको अपील में जाना पड़ेगा। तो अपील, जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं उनके जो अपीलेट कोर्ट होते हैं, वो ज्यादातर उस स्टेट के हाई कोर्ट्स होते हैं। तो हमारी अगर कोई भी डिक्री है जो हमारा एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट ने पूरा सुन करके और मेरिट के ऊपर, मेरिट के ग्राउंड के ऊपर एक डिक्री को पास किया है, तो उस डिक्री के ऊपर अगर डिफेंडेंट को या फिर प्लेंटिफ को कुछ ऐसा लगता है कि इसके अंदर ये पूरे तरीके से ठीक नहीं है और उनको लगता है कोई ग्राउंड्स हैं इसके अंदर जिसको लेकर के हम अपील में जा सकते हैं, जिससे कि हमारे फेवर में वो चीज हो जाए, तो और कोई जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो हमारी बात को क्या पता अच्छे से समझ पाए, तो वो उस डिक्री को लेकर के अपनी अपील के लिए हायर कोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं। तो अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई डिक्री पास होती है तो उसके ऊपर अपील लाई करती है। ये हमारा सेक्शन 96 का सबसेक्शन 1 कहता है। हमारे सेक्शन 96 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि, सबसे पहले मैं समझाऊं आपको एक्स पार्टे क्या होता है। एक्स पार्टे एक लीगल टर्म है और इसका मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि आप प्लेंटिफ हैं, आपने किसी के खिलाफ केस डाला,
कोर्ट ने आपके केस को इंस्टीट्यूट करा। इंस्टीट्यूट करने के बाद में कोर्ट ने एक सम्मन आपसे कहा कि भाई पीएफ फाइल कर दो, और ये सम्मन जो है उसके घर पे जाएगा और उसको टाइम दिया जाएगा डिफेंडेंट को कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट इतने दिन के अंदर कोर्ट के अंदर जमा करना है, फाइल करना है, और आपको इस डेट पे अपीयर होना है। अब कोर्ट के दिए हुए टाइम पर अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता या फिर वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट को कोर्ट के अंदर फाइल नहीं करता, तो कोर्ट का जो आदेश है उसको ना मानना और कोर्ट के अंदर ना आना, कोर्ट के अंदर अपीयर ना होना, ना रिटर्न स्टेटमेंट अपनी भेजना कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट क्या समझेगी कि ये जो सूट है उससे बच रहा है और इसके अंदर कुछ कमी है, तो कोर्ट क्या करेगी, एक एक्स पार्टे डिक्री जो है हमारे प्लेंटिफ को दे देगी। अब ये भी हमारी फाइनल डिक्री होती है, जो एक्स पार्टे डिक्री होती है ये हमारी फाइनल डिक्री होती है, यानी कि यहां जो हमारा प्लेंटिफ है वो केस जीत गया। अब आगे उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होगा उस डिक्री के ऊपर। लेकिन मान लीजिए कि एक्स पार्टे डिक्री हो गई, अब हमारे डिफेंडेंट को पता चलता है कि भाई एक्स पार्टे डिक्री हो गई मेरे खिलाफ, तो अब क्या है, वो एक्स पार्टे डिक्री के खिलाफ जो है अपील लायक करती है। यानी कि डिफेंडेंट अगर चाहे तो विद इन अ पीरियड, जो लिमिटेशन पीरियड उसको मिलता है उस एक्स पार्टे डिक्री के बाद में, तो वो उससे अपर कोर्ट के अंदर जाकर के अपनी अपील डाल सकता है कि भाई मैं इस वजह से कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हो पाया था या फिर ये वजह रह गई थी, तो वो आकर के अपना शो कॉज दिखा सकता है कि मेरे खिलाफ जो एक्स पार्टे डिक्री हुई है मैं उसके खिलाफ अपील के अंदर लड़ना चाहता हूं। तो अगर एक्स पार्टे डिक्री पास होती है तो उसके खिलाफ अपील जो है हमारी वो लायक करती है। अब सेक्शन नंबर 96 का सबसेक्शन 3 हमारा ये कहता है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। यानी कि मान लीजिए एक प्लेंटिफ है और एक डिफेंडेंट है और उन दोनों के बीच में कोई सूट चल रहा है, और सूट चलते के टाइम में वो दोनों कंसेंट अपना देते हैं कि हाँ जी हम इन सारे मुद्दों के ऊपर मानने के लिए तैयार हैं, आप अपनी डिक्री सुना दीजिए। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले एक फ्रेंडली सूट के बारे में भी पढ़ा था, तो उसके वो भी हमारी कंसेंट के ऊपर ही होता है। तो अगर कंसेंट हमारी कोर्ट देती है, मतलब जो पार्टीज हैं वो अपनी कंसेंट देती हैं कि हाँ जी ये हमारी कंसेंट है, हमारी पूरी जो है मर्जी है इसके अंदर, आप ये डिग्री सुना दीजिए। तो अगर इस तरीके की कोई डिग्री पास होती है, यानी कि डिग्री पास बाय द कोर्ट अगर कोई डिग्री ऐसी पास करता है विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज के कंसेंट से, तो ऐसी डिग्री के ऊपर कोई अपील लाए नहीं करती। ठीक है ना, अगर कंसेंट ऑफ पार्टीज है किसी डिग्री के अंदर तो उसके ऊपर कोई भी पार्टी एपिलेट कोर्ट के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि उसके ऊपर अपील जो है वो लाए नहीं करती। सेक्शन 96 का सबसेक्शन 4 हमारा कहता है, नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम अ डिग्री इन अ सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज व्हेन द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। यानी कि अगर कोई स्मॉल कॉज कोर्ट के अंदर हमारा कोई डिग्री पास होती है और उस डिग्री के अंदर का जो अमाउंट है वो 10,000 रुपए से कम होता है, तो उसके ऊपर कोई भी अपील लाए नहीं करती। ठीक है ना, स्मॉल कॉज कोर्ट है, छोटे मामलों के लिए जो हमारे कोर्ट्स बनाए गए हैं स्मॉल कॉज कोर्ट, अगर उसके अंदर कोई डिग्री आती है, कोई डिग्री पास होती है, कोई कोर्ट डिग्री पास करता है उस सूट के ऊपर जिसका नेचर कॉग्निजेबल है, उसके ऊपर हमारा कोर्ट जो है वो डिग्री पास करता है, और जो डिग्री पास करता है उसकी जो वैल्यू है वो 10,000 रुपीज से कम होती है, तो आप उसके खिलाफ कोई अपील के अंदर नहीं जा सकते, उसके ऊपर कोई अपील लाए नहीं करती। लेकिन अपील लाए तब करती है अगर उस डिग्री के अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। अगर उस डिग्री के अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ के खिलाफ आप अपील के अंदर जा सकते हैं उस डिग्री के खिलाफ। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या हो सकता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ ये हो सकते हैं, मान लीजिए वो स्मॉल कॉज कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता था वो केस और वो वहां पर डिसाइड हो गया, या फिर जो केस है वो इंस्टीट्यूट तो हो गया लेकिन वो बार्ड बाय द लिमिटेशन था, या फिर उस सूट की जो प्रॉपर वैल्यूएशन थी वो ही नहीं की गई थी। तो अगर इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होते हैं उस डिग्री के अंदर तो आप उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। नहीं तो आप अगर 10,000 से कम का सब्जेक्ट मैटर होगा, अमाउंट और वैल्यू जो होगी सब्जेक्ट मैटर जो होगा अगर 10,000 से कम का होगा तो आप उसके खिलाफ अपील में नहीं जा सकते।
तो यहाँ हमने देखा कि ओरिजिनल डिग्री हमारी पास होती है तो हम कब कब अपील के अंदर जा सकते हैं, कब कब अपील लाई करती है और कब कब अपील लाई नहीं करती है। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 97 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 97 हमारा कहता है कि अपील फ्रॉम फाइनल डिग्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिग्री। देखिए दो तरीके की डिग्री होती है, एक होती है प्रीलिमिनरी डिग्री और एक होती है फाइनल डिग्री। प्रीलिमिनरी डिग्री जो होती है वो हमारी फाइनल डिग्री से पहले आ जाती है, एक ही सूट के अंदर जो पहले दे दी जाती है वो प्रीलिमिनरी डिग्री होती है। और कोर्ट जो है एक डिग्री पास कर देता है कि भाई ठीक है आप ये सूट लेकर के आए हो तो उसके अंदर अभी फाइनल डिग्री आने में टाइम है, तो अभी हम आपको इतनी चीज की परमिशन दे देते हैं, तो वो प्रीलिमिनरी डिग्री होती है। बाकी जो फाइनल डिग्री होती है वो हमारी लास्ट में आ रही होती है। तो ये क्या कहता है, वेयर एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय अ प्रीलिमिनरी डिग्री पास्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्ट डज नॉट अपील फ्रॉम सच डिग्री ही शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिस्प्यूटिंग इट्स करेक्टनेस इन एनी अपील विच मे बी प्रिफर्ड फ्रॉम द फाइनल डिग्री। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं। सपोज कीजिए ए ने, बी ने और सी ने कोई सूट जो है हमारा वो कोर्ट के अंदर डाला कि इस हमारी ये प्रॉपर्टी है और इसका जो है आप बंटवारा कर दीजिए। तो कोर्ट ने क्या करा, एक प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर दी, 1/3 1/3 1/3 आप तीनों को मिलेगा, ये हमारी प्रीलिमिनरी डिग्री है। लेकिन कौन सा पार्ट, प्रॉपर्टी का कौन सा पार्ट किसको मिलेगा ये हम फाइनल डिग्री के अंदर बताएंगे। तो अब हमारी फाइनल डिग्री आ गई और फाइनल डिग्री के अंदर कोर्ट ने बता दिया कि ए को ये वाला पार्ट मिलेगा, बी को ये वाला पार्ट मिलेगा और सी को ये वाला पार्ट मिलेगा। तीनों के अंदर वो पार्ट कोर्ट ने फाइनल डिग्री के अंदर बांट दिए। तो अब क्या है कि फाइनल डिग्री आने के बाद में जो भी, मान लीजिए अब हमारा जो ए है, जो हमारा ए है वो कहता है कि मुझको जो आपने प्रीलिमिनरी डिग्री पास करी थी उसके अंदर 1/3 नहीं चाहिए था, मेरे को 2/3 मिलना चाहिए और बाकी इन दोनों को जो बचा हुआ है वो इन दोनों के बीच में बंटना चाहिए। तो अगर आपने उस बात का ऑब्जेक्शन उसी वक्त पे नहीं लगाया जिस वक्त आपकी प्रीलिमिनरी डिग्री पास हुई थी, तो आप उस चीज से प्रिक्लूड हो जाओगे, वो उस चीज से वंचित हो जाओगे कि आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा अगर फाइनल डिग्री पास हो जाती है तो। समझ रहे ना। तो यहां पर 97 हमारा ये कहता है कि अगर आपको प्रीलिमिनरी डिग्री के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप वो उसी वक्त रेज कीजिए फाइनल डिग्री के आने से पहले। अगर आपने उस वक्त में उसको रेज नहीं करा तो जिस वक्त फाइनल डिग्री आएगी और फाइनल डिग्री के आने के बाद में अगर आप बोलते हो कि प्रीलिमिनरी डिग्री के अंदर मुझको ये ऑब्जेक्शन था, तो वो उस टाइम पर वो नहीं माना जाएगा, वो करेक्ट नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर कोई अपील नहीं की जाएगी। ठीक है ना। तो इतनी सी बात हमारे सेक्शन नंबर 97 हमें समझाता है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सेक्शन के ऊपर, वो है हमारा सेक्शन नंबर 98, डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस। यानी कि डिसीजन दिया जा रहा है दो, हर कोर्ट के अंदर एक तो जज होता ही है, लेकिन सपोज कीजिए कि अपील के अंदर 2 जजेस बैठे हुए हैं। तो अब वो 2 जजेस अगर बैठे हुए हैं तो क्या होगा कि जो मेजोरिटी होगी, जो अपील के ऊपर जो भी डिसीजन आएगा उसके अंदर जो मेजोरिटी ऑफ द जजेस की जो बात होगी उसको हम फाइनल मानेंगे। मान लीजिए कि 2 जजेस हैं और दोनों ने एक अपील को सुना और सुनने के बाद में दोनों एक ही ओपिनियन के ऊपर आ गए कि हाँ जी ये चीज होनी चाहिए, तो जो वो दोनों जजेस बोलेंगे वो तो मानी ही जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि एक जज कहता है कि ये चीज सही है और दूसरा जज बोलता है कि ये चीज गलत है, तब क्या होगा जब दोनों के ओपिनियंस जो हैं वो मिलेंगे नहीं, या दोनों के ओपिनियन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो तब क्या होगा, जो हमारी जो ट्रायल कोर्ट की जो डिसीजन आया था, अगर कोई उन दोनों जजेस के बीच में कोई ओपिनियन मैटर नहीं, डिफरेंसेस आते हैं, तो जो हमारे जो ट्रायल कोर्ट ने ऑलरेडी जो डिसाइड करके दिया है उसी चीज को फाइनल माना जाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है तब क्या होगा भाई, क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तब जो हमारा ट्रायल कोर्ट है उसके डिसीजन को फाइनल नहीं माना जाएगा। उस टाइम पर यह होगा कि हमारा जो कोर्ट होगा, जो मान लीजिए 2 जजेस के बीच में किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ओपिनियंस नहीं मिलते, तो वो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को किसी थर्ड जज के पास में भेज दिया जाएगा। फिर वो जो थर्ड जज उसके ऊपर जो भी डिसीजन देगा तो वो उन दोनों में से किसी एक जज से मिलता होगा, तो फिर वहां पर मेजोरिटी हो जाएगी और फिर उस क्वेश्चन ऑफ लॉ के हिसाब से आगे अपील के अंदर डिसीजन दिया जाएगा।
Where an appeal is heard by a bench of 2 or more judges, the appeal shall be decided in accordance with the opinions of such judges or the majority of such judge. यानी कि वही majority अगर होगी तो वो माना जाएगा. Where there is no such majority, अगर majority नहीं होती है, which concurs in a judgment varying or reversing the decree appeal from such decree shall be confirmed. तो जो डिग्री हमारी पहले से ही होगी उसी को ही हमारा फाइनल माना जाएगा. द डिग्री ऑफ द ट्रायल कोर्ट इज फाइनल. Difference between the two appellate judges of the point of law, then the point of law decided by other judge. तो जो एक थर्ड जज को बुलाया जाएगा, वो जज जो उस पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर जो भी डिसीजन देगा, तो वो डिसीजन हमारे किसी एक जज के साथ मिलकर के वो दो मेजोरिटी बन जाएगी और मेजोरिटी को माना जाएगा. तो डिसीजन जो होगा वो हमारा अपील के ऊपर वो मेजोरिटी से होगा अगर 2 और मोर जजेस उस केस को हर्ड कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो. हमारा सेक्शन नंबर 99 कहता है नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटीज और अफेक्टिंग मेरिट और ज्यूरिसडिक्शन. तो कोई भी डिक्री जो होगी वो ना तो रिवर्स की जा सकती है और ना ही मॉडिफाई की जा सकती है, सिर्फ एरर या फिर इरेगुलरिटीज के ऊपर, अगर वो मेरिट को अफेक्ट नहीं कर रही हैं और ज्यूरिसडिक्शन को अफेक्ट नहीं कर रही हैं. नो डिक्री शैल बी रिवर्स और सब्सटेंशियली वेरिड, नॉर शैल एनी केस be remanded in appeal on account of any misjoinder, non-joinder of party or cause of action. यानी कि कोई भी जो डिक्री होगी वो रिवर्स नहीं की जाएगी, उसको बदला नहीं जाएगा, सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि उसके अंदर कुछ मिसजॉइंडर थे, उसके ऊपर कुछ नॉन जॉइंडर थे, कुछ कॉज ऑफ एक्शन कुछ था, कोई एरर था, कोई डिफेक्ट था, कोई इरेगुलरिटीज थी. अगर वो अफेक्ट नहीं कर रहे मेरिट ऑफ द केस को और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट को. अगर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट और मेरिट ऑफ द केस अफेक्ट नहीं हो रही तो इन चीजों के आधार पर डिक्री को जो है वो रिवर्स नहीं किया जा सकता. प्रोवाइडेड दैट, इसका प्रोविजन ये कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी. अब मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर अगर हैं पार्टीज तो रिवर्स नहीं हो सकता. लेकिन रिवर्स कब हो सकता है? अगर जो नेसेसरी पार्टी है उसको ही आपने सूट के अंदर नहीं डाला, जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी जो थी, जो नेसेसरी पार्टी है, अगर आपने उसको सूट के अंदर नहीं डाला है, दो आदमियों के बीच में आपने सूट चला दिया जो जिसके अंदर जो नेसेसरी पार्टी था उसका होना बहुत जरूरी था, अगर वो नहीं है और उसके ऊपर डिक्री आ गई है तो उस डिक्री को रिवर्स किया जा सकता है. ये इतनी सी बात हमारा सेक्शन नंबर 99 कहता है. अब हमारा सेक्शन नंबर 99 ए क्या कहता है? नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिफ्यूज्ड और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्रीजुडिशियली अफेक्टेड. तो क्वेश्चन अराइज होता है हमारा बिटवीन, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा अराइज हो रहा है बिटवीन एग्जीक्यूशन ऑफ बिटवीन पार्टीज ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, डिस्चार्ज सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री डिटरमाइनिंग बाय द एग्जिस्टिंग कोर्ट. इसका मतलब यह है कि मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं. मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन अराइज होता है पार्टीज के बीच में, ठीक है ना. सेक्शन नंबर 47 के अंदर आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं. क्वेश्चन, अगर आपको कुछ डिक्री के ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि भाई इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, डिक्री को डिस्चार्ज करने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डिक्री को सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन अराइज होगा तो उसके लिए आप कहां जाएंगे? मान लीजिए डिक्री तो आ गई, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया. अब उस डिक्री के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है, कोई पार्टी आकर के उसके अंदर ज्वाइंट होना चाहती है या कोई भी नया क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए जो है आप सेपरेट सूट लेकर के नहीं जाएंगे. उसके लिए आप उसी के अंदर, उसी जो डिक्री का जो एग्जीक्यूशन चल रहा है उसी के अंदर आप अपना एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उसको डिटरमाइन वही करेगा जो एग्जिस्टिंग कोर्ट हमारा जिसके अंदर वो केस चल रहा है, ठीक है ना. तो मान लीजिए, मैं इसके अंदर आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि हमारी जो डिक्री है, एक डिक्री हमारी पास हुई. उस डिक्री के अंदर कोर्ट ने कह दिया कि प्लेंटिफ को जो है डिफेंडेंट एक प्रॉपर्टी का पोजीशन देगा और साथ ही उस प्रॉपर्टी को जो डिफेंडेंट यूज कर रहा था तो उससे जो मीन प्रॉफिट बनता है वो मीन प्रॉफिट भी देगा और मीन प्रॉफिट होगा आपका 10 लाख रुपए. अब हमारा जो डिफेंडेंट है वो क्या करता है, वो एक एप्लीकेशन लगा देता है, जी मुझे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मतलब मेरे को एक ऑब्जेक्शन है कि जो आप 10 लाख रुपए बोल रहे हैं वो 10 लाख रुपए नहीं बनते, मेरे मीन प्रॉफिट के 7 लाख रुपए बनते हैं.
तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उसकी बात को सुनती है, पूरी चीजें देखती है और एक नई डिग्री पास कर देती है जिसके अंदर लिखती है कि एग्जीक्यूशन के अंदर जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ को 7 लाख रुपए देगा। लेकिन डिग्री के अंदर ये चीज कहीं भी मेंशन नहीं करती कि पोजीशन भी देगा। तो अब क्या होगा कि एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि भाई जो डिग्री नहीं पास हुई है उसके अंदर सिर्फ मीन प्रॉफिट के बारे में लिखा है, पोजीशन के बारे में नहीं लिखा। तो अब सेक्शन नंबर 99A जो है ये हमारा इफेक्ट हमारा आता है और ये कहता है कि भाई अगर ऐसा कुछ है जहां पर कोई एरर है, कोई डिफेक्ट है, कोई इरेगुलरिटी है बाय द सेक्शन 47, तो वहां पर आप 99A के थ्रू जाकर के उसको रिवर्स करा सकते हैं और उसको अपनी जो डिग्री है उसको ठीक करा सकते हैं। तो ये बात हमारा सेक्शन नंबर 99A कहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी, और अगर आपको ये सारे सेक्शन समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।